शहर उबल रहा था, लेकिन एक्सप्लोजन से पहले हिस्ट्री ने एक नया टर्न लिया। एथेंस खुद को ज्ञान और स्वतंत्रता का केंद्र मानता था, लेकिन हर एक आजादी की एक अदृश्य सीमा होती है। मैंने इस शहर को बेहतर बनाया। अगर मुझे कुछ मिलना चाहिए तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, सजा नहीं। यह अहंकार नहीं था, यह आईना था, और समाज आईना देखना पसंद नहीं करता। अंतिम फैसला आया, जहर देकर मृत्यु। मौत कोई बीमारी नहीं थी, वो इलाज थी। और फिर सांस रुकी, शरीर स्थिर हुआ, कमरे में सन्नाटा छा गया। जहर अपना काम कर चुका था। लोगों ने सीखा, कंफर्ट तो मिल सकता है, लेकिन फ्रीडम नहीं। एथेंस अब सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक आइडिया बन चुका था। सच को जाने अलग बात है, सच वालों की अलग जात। दिन को दिन कहने की कीमत, पूछो उससे क्या सुकरात। भीड़ हमेशा शोर समझती सत्य मौन का राही, किंतु मौन सत्य उद्घाटन हेतु जान गंवाता जो सुकरात। आंखों में आंख डालकर दिन को दिन और रात को रात, अंधियारे के दरबारों में यह कह सका जो सुकरात। प्रश्न उठाना झूठ के आगे, जुर्म ठहरता हर एक दौर में। विष प्याला ले जीवन दे जल, आग लगाता जो सुकरात। सच जब आईना बन जाए और झूठ नंगे हो जाए, बार बार जो तोड़ा जाता एक आईना जो सुकरात। जिस्म जला पर सोच ना जली, बेफिक्री बेखौफ अडिग। हर युग में फिर जन्म लेता है, हर युग में मरता सुकरात, हर युग में मरता सुकरात। कभी एथेंस एक राजतंत्र था। सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में थी। फिर राजाओं को गिरा दिया गया, लेकिन न्याय नहीं आया, बस रूलर्स बदले गए। अभिजात वर्ग ने सत्ता संभाली, अमीरों ने लॉज लिखे और गरीबों ने उसकी प्राइस चुकाई। जमीन कुछ फैमिलीज की थी और कर्ज पूरी पीढ़ियों का। लोग डेप्ट में डूबते चले गए, स्लेव्स बना दिए गए, अपने ही शहर में आउटसाइडर्स बन गए। शहर उबल रहा था, लेकिन एक्सप्लोजन से पहले हिस्ट्री ने एक नया टर्न लिया। एक व्यक्ति उठा, सुलोन। उसने कर्ज की जंजीरें तोड़ी, स्लेवरी खत्म की, लेकिन अमीरी गरीबी का फर्क नहीं। असमानता बनी रही, बस उसका फॉर्म बदल गया। जनता को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर रिफॉर्म नई होप के साथ नया इल्यूजन भी लाता है। सत्ता फिर बदली, इस बार तानाशाही के रूप में। पेसिस्ट्रेटस आया और बोला, मैं तुम्हारे लिए रूल करूंगा। उसने गरीबों को रिलीफ दिया, लेकिन पावर अपने पास रखी। लोगों ने सीखा, कंफर्ट तो मिल सकता है, लेकिन फ्रीडम नहीं। फिर तानाशाह गिरे और एथेंस ने एक साहसी एक्सपेरिमेंट किया। सत्ता राजा की नहीं होगी, सत्ता होगी तो सिर्फ और सिर्फ जनता की। और यहीं पर डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। हर एक सिटीजन को वोट मिला, लेकिन हर एक सिटीजन सोचने के लिए रेडी नहीं था। भीड़ को आवाज तो मिल गई, लेकिन विजडम नहीं। स्पीचेस ताकत बन गए और लॉजिक वीपन। और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने एथेंस को पूरी तरीके से तोड़ दिया। पर्शियंस ने अटैक किया, शहर जला, मंदिर टूटे, लेकिन एथेंस जीता और विक्ट्री ने एरोगेंस को जन्म दिया। नेवी बनी, एथेंस का एम्पायर फैलने लगा, सत्ता का टेस्ट मीठा लगने लगा। एथेंस अब सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक आइडिया बन चुका था। लेकिन हर एक एम्पायर अपने भीतर फियर को छुपाए रखता है, एक ऐसा डर कि कहीं कोई क्वेश्चन उसकी फाउंडेशन न हिला दे। और फिर आया पेलोपोनेसियन वॉर,
दुनिया का सबसे कठिन और अद्भुत लड़ाई। सालों तक चला ये युद्ध। रिसोर्सेज खत्म हुए और ट्रस्ट टूट गया। और फिर प्लेग नाम की महामारी फैली। लोग मरते गए। गॉड्स पर डाउट बढ़ने लगा। डेमोक्रेसी डगमगाने लगी और लोग पूछने लगे, क्या हम सही डायरेक्शन में हैं? उसी समय एक नई जमात उभरी, सोफिस्ट, जो ट्रूथ नहीं सिखाते थे, वो जीतना सिखाते थे। वो कहते थे ट्रूथ वही है जो डिबेट में जीत जाए। नॉलेज बिकने लगी और मोरालिटी बार्गेनिंग बन गई। एथेंस बोलता बहुत था लेकिन सुनता नहीं था। क्वेश्चंस उन्हें पसंद थे जब तक कि वो सेफ हों। ट्रेडिशंस टूट रही थी लेकिन उनकी जगह कुछ बेटर नहीं आ रहा था। शहर बाहर से तो फ्री था लेकिन भीतर से कंफ्यूज्ड। सत्ता डेमोक्रेटिक थी लेकिन फियर भी डेमोक्रेटिक था। हर कोई बोल सकता था लेकिन हर ट्रूथ बोलने लायक नहीं माना जाता था। यही था वो एथेंस, थका हुआ, एरोगेंट, इनसिक्योर। एक ऐसा शहर जिसे आंसर्स नहीं चाहिए थे, उसे क्वेश्चन से डर लगने लगा था। और ठीक उसी माहौल में हिस्ट्री ने एक आदमी को जन्म दिया जो तलवार नहीं लाया, सिर्फ सवाल लाया, और जिसने पूरे शहर को आईना दिखा दिया। दोस्तों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तलवार लेकर नहीं आते, सेना बनाकर नहीं चलते और सत्ता के सिंहासन पर कभी भी नहीं बैठते, लेकिन फिर भी वे पूरी दुनिया की सोच बदल देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बूढ़ा आदमी, नंगे पांव, साधारण कपड़ों में, जिसके पास न धन था, न पद था, न सेना थी। लेकिन जब दुनिया ने उससे कहा या तो चुप रहो या मर जाओ, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर मरना बेहतर है। उस आदमी का नाम था सुकरात। एथेंस कोई साधारण शहर नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। सभाएं होती थी, खुले मंच होते थे, लोग बहस करते थे, तर्क देते थे और अपने नेताओं को चुनते थे। एथेंस खुद को ज्ञान और स्वतंत्रता का केंद्र मानता था, लेकिन हर एक आजादी की एक अदृश्य सीमा होती है। एथेंस में सोचने की इजाजत तो थी, जब तक वो सोच परंपराओं को चुनौती न दे। दर्शन वहां पहले भी था। सोफिस्ट थे जो शब्दों से जीतना सिखाते थे, सच से नहीं। वहां ज्ञान बिकता था। जो ज्यादा चालाक था, जो बहस में जीत जाता था, उसी को बुद्धिमान माना जाता था। सत्य नहीं, प्रभावशाली तर्क सबसे ऊपर था। देवताओं पर सवाल करना खतरा माना जाता था। नैतिकता को जांचना अशांति समझी जाती थी। और ठीक इसी माहौल में एक आदमी खड़ा हो गया, जो जीतना नहीं चाहता था, सिर्फ समझना चाहता था। जो भाषण नहीं देता था, जो सवाल खड़ा करता था, जो भीड़ को खुश नहीं करता था, उसे असहज कर देता था। सुकरात कोई राजा नहीं था। सुकरात कोई देवदूत नहीं था, कोई पैगंबर नहीं था। वो एथेंस की गलियों में घूमने वाला एक बिल्कुल आम आदमी था। वो लोगों से सवाल पूछता था, सच क्या है? अच्छा इंसान कौन होता है? न्याय क्या होता है? क्या हम सही में जी रहे हैं या बस जी रहे हैं? सुकरात किसी पर हमला नहीं करता था। वो किसी व्यवस्था को तोड़ने नहीं निकला था। वो सिर्फ लोगों को उनकी ही सोच का आईना दिखाता था। और जब कोई समाज अपने झूठ को साफ देख ले तो वो दो काम करता है, या तो खुद को बदल देता है या वो आईना को तोड़ देता है। एथेंस ने आईना तोड़ना चुना। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि सुकरात का ट्रायल किसी तानाशाह ने नहीं कराया था, किसी राजा ने नहीं कराया था,
किसी विदेशी सत्ता ने नहीं कराया था। सुकरात का ट्रायल लोकतंत्र ने कराया था और यही इस कहानी को इतना असहज, इतना डरावना और इतना जरूरी बना देता है। एथेंस खुद को दुनिया का सबसे आजाद शहर मानता था। यहाँ राजा नहीं था, यहाँ जनता थी। लेकिन इतिहास हमें बार बार दिखाता है, जब जनता डर जाती है तो वही जनता अत्याचारी बन जाती है। एथेंस उस समय अस्थिर था, युद्धों से टूटा हुआ, राजनीतिक साजिशों से भरा हुआ। लोग भविष्य से डरे हुए थे और डरे हुए समाज को हमेशा एक बलि का बकरा चाहिए होता है। सुकरात पर 3 आरोप लगाए गए। पहला, वो देवताओं पर सवाल उठाता है। दूसरा, वो नए विचार फैलाता है। और तीसरा, वह युवाओं को बिगाड़ता है। सुनने में ये आरोप धार्मिक लगते हैं, लेकिन सच्चाई राजनीतिक थी। असल अपराध यह था, वह लोगों को सोचने की आदत डाल रहा था और सोचने वाला इंसान आसान नागरिक नहीं होता। आइए अब एक अदालत के दृश्य को देखते हैं। सैकड़ों जज बैठे थे। ये पेशेवर न्यायाधीश नहीं थे, ये आम नागरिक थे। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती थी और यही उसकी कमजोरी भी। भीड़ के सामने तर्क हार जाता है, डर जीत जाता है। सुकरात को कहा गया, माफी मांग लो, अपनी बात वापस ले लो, कहो कि तुम गलत थे। लेकिन सुकरात ने कहा, मैंने जिंदगी भर सच की सेवा की है। आज अगर डर के कारण मैं झूठ बोल दूं तो मैं अपने ही जीवन से विश्वासघात करूंगा। सुकरात ने अदालत में अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। उसने बहस नहीं जीती, उसने भीड़ को खुश नहीं किया। उसने सिर्फ सच बोला। और यही वह पल था जब लोकतंत्र असहज हो गया, क्योंकि लोकतंत्र आलोचना सह सकता है जब तक वो सुरक्षित दूरी से हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिस्टम के बीच खड़े होकर पूछे, क्या हम सच में सही हैं, तो लोकतंत्र भी डर जाता है। फैसला वोट से हुआ, बहुत कम अंतर से, इतना कम कि इतिहास आज भी कहता है एथेंस खुद ही निश्चित नहीं था। लेकिन जब शक और डर एक साथ मिल जाते हैं तो इंसाफ नहीं होता, होता है तो सिर्फ सजा। सुकरात को दोषी ठहराया गया। कानून के अनुसार सुकरात को मौका दिया गया कि वह अपनी सजा सुझाए। सबको उम्मीद थी सुकरात निर्वासन मांगेगा, जुर्माना देगा, लेकिन जिंदा रहेगा। लेकिन सुकरात ने कहा, मैंने इस शहर को बेहतर बनाया है। अगर मुझे कुछ मिलना चाहिए तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, सजा नहीं। यह अहंकार नहीं था, यह आईना था। और समाज आईना देखना पसंद नहीं करता। और फिर अंतिम फैसला आया, जहर देकर मृत्यु। उस दिन एथेंस ने एक आदमी को नहीं मारा। उसने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र भी जब सवालों से डर जाए तो वह भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कोई तानाशाह। सुकरात ने अदालत में कहा था, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन सच को नहीं। और इतिहास ने साबित किया, एथेंस बच गया, लेकिन सुकरात वो अमर हो गया। क्योंकि सत्ता तलवार से चलती है और विचार समय से। दोस्तों, सुकरात के ट्रायल के बाद एथेंस ने एक बहुत अजीब सा सुकून महसूस किया। भीड़ शांत हो गई थी, सभा खत्म हो चुकी थी, लोकतंत्र ने अपना काम कर लिया था, वोट हो चुका था और कानून का पालन हो चुका था। लेकिन यहीं से सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है, क्योंकि इतिहास में कई बार कानून जीत जाता है और इंसाफ हार जाता है। सुकरात को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन उसी समय
एथेंस का एक धार्मिक नियम आड़े आ गया। हर साल एक पवित्र जहाज डेलोस द्वीप पर भेजा जाता था देवता अपोलो के सम्मान में, और जब तक वह जहाज वापस न आए किसी को फांसी या मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। इसका मतलब था सुकरात जिंदा था, लेकिन घोषित तौर पर मर चुका था। ये 30 दिन सुकरात के लिए सजा नहीं थे, ये एथेंस के लिए एक आखिरी मौका थे। एक मौका अपने फैसले पर दोबारा सोचने का, एक मौका अपने डर को स्वीकार करने का, एक मौका अपने अहंकार को छोड़ने का। लेकिन एथेंस चुप रहा। सुकरात को अंधेरे काल कोठरी में नहीं डाला गया। उसके हाथों में बेड़ियां नहीं थी, उसके मुख पर कपड़ा नहीं था। उसके दोस्त आ जा सकते थे, संवाद होते थे, दर्शन चलता था। वो जेल नहीं थी, वो एक अंतिम विद्यालय थी। वहां आदमी मरने से पहले भी सोचना सिखा रहा था। दोस्तों, हर एक महान कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो गलत नहीं होता लेकिन पर्याप्त भी नहीं होता। सुकरात की कहानी में वो किरदार था क्रीटो। वो दुश्मन नहीं था, वो गद्दार नहीं था, वो भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो दोस्त था। जेल की कोठरी में अंधेरा था, बाहर एथेंस सो रहा था, लेकिन अंदर एक आदमी मरने के लिए तैयार बैठा था। उसी अंधेरे में क्रीटो आया, डरा हुआ, बेचैन, हांफता हुआ। उसके हाथ में उम्मीद थी। उसने कहा, सुकरात, सब तय हो चुका है। पहरेदारों को पैसे मिल चुके हैं और नौका तैयार है। दूसरे शहर तुम्हें शरण देने को तैयार हैं। उसने कहा, चलो अभी, कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। क्रीटो की बातों में कोई स्वार्थ नहीं था। वो दोस्त को बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दुनिया इतना बड़ा दिमाग खो दे। उसने कहा, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि दोस्त होने के बावजूद क्रीटो ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की। क्रीटो दर्द से नहीं बोल रहा था, वो प्यार से बोल रहा था। लेकिन सुकरात, वो कुछ और ही सुन रहा था। सुकरात चुप था। वो भागने की योजना नहीं सुन रहा था, वो उसके पीछे छुपे हुए डर को सुन रहा था। डर लोकमत का, डर नाम का, डर छवि का। और तभी सुकरात ने वो सवाल पूछा जिसने क्रीटो को हमेशा के लिए चुप करा दिया। सुकरात ने कहा, अगर हम गलत के बदले गलत करें तो क्या हम सही रहेंगे? सुकरात जानता था यह कानून गलत है, लेकिन वो यह भी जानता था कि अगर हर इंसान अपने हिसाब से कानून तोड़े तो समाज टूट जाएगा। उसने कहा, मैंने इस शहर में जन्म लिया, यहीं पला बढ़ा, इसके कानूनों से लाभ लिया। आज अगर डर के कारण मैं इन्हें ही तोड़ दूं तो मैं अपने जीवन का अर्थ खो दूंगा। यहां सुकरात एक आदमी नहीं रहा, वो सिद्धांत बन गया। क्रीटो के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, तर्क थे, भावनाएं थी, लेकिन उत्तर नहीं था। और यही क्रीटो हार गया, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष दुश्मन से नहीं, अपने ही डर से होता है। क्रीटो सुकरात को खींचकर नहीं ले गया। उसने जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि वो एक दोस्त था, मालिक नहीं। और यही क्रीटो की त्रासदी है। वो जानता था कि सुकरात मर रहा है। वो ये भी जानता था कि वो उसे बदल नहीं सकता। क्रीटो सही था कि सुकरात को बचाया जा सकता था, लेकिन सुकरात भी सही था, क्योंकि सच को बचाना ज्यादा जरूरी था। और जब जब दोस्ती सिद्धांत से टकराती है तो किसी न किसी को चुप होना पड़ता है। और उस रात क्रीटो चुप रहा। पवित्र जहाज लौट आया, धार्मिक रोक हट गई। अब कोई बहाना नहीं बचा था। जेलर आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने बहुत अपराधियों को मारा है,
लेकिन तुम जैसे इंसान को नहीं। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो। दोस्तों, कुछ मौतें शरीर को खत्म करती हैं और कुछ मौतें मौत की परिभाषा ही बदल देती है। सुकरात का अंतिम क्षण एक ऐसा ही क्षण था, वो पल जब इंसान मरता है और डर मर जाता है। हेमलॉक तैयार किया गया। कमरा भरा हुआ था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। शिष्य पास बैठे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ सिर झुकाए खामोश थे, और बीच में सुकरात, शांत, स्थिर, जैसे ये कोई अंत नहीं बल्कि एक सामान्य विदाई हो। जेलर ने जहर का प्याला आगे बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन सुकरात के हाथ नहीं कांपे। किसी ने कहा, गुस्सा नहीं आता आपको? किसी ने कहा, डर नहीं लगता आपको? सुकरात ने धीरे से जवाब दिया, डर उसी को लगता है जो कुछ खो रहा हो। मैं कुछ खो नहीं रहा, मैं तो सिर्फ जा रहा हूं। ये शब्द नहीं थे, ये उस इंसान की स्थिति थी जिसने जीवन को पूरा जी लिया हो। सुकरात ने एक बार अपने चारों ओर देखा। कोई पछतावा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अधूरापन नहीं। उसने कहा, किसी को मेरे लिए शोक मत करना। अगर तुम रोओगे तो लगेगा जैसे मैंने कुछ गलत किया। उस पर दुख भी शर्मिंदा हो गया। हेमलॉक धीरे धीरे उसके शरीर में उतरने लगा। जेलर ने कहा, चलते रहना ताकि जहर सही से फैले। सुकरात चला कुछ कदम, फिर रुक गया। उसने कहा, अब जरूरत नहीं। वो लेट गया। पहले पैर सुन्न हुए, फिर शरीर। सांसें भारी होने लगी। शिष्य रो पड़े, लेकिन सुकरात ने उन्हें डांटा। तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे किसी बुराई ने जीत हासिल कर ली हो। और फिर उसने ये अंतिम वाक्य कहा, याद रखना, हम एस्क्लेपियस को एक मुर्गा चढ़ाना न भूल जाए। मतलब साफ था, मौत कोई बीमारी नहीं थी, वो इलाज थी। और फिर सांस रुकी, शरीर स्थिर हुआ, कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन सच यह है, उस कमरे में कोई हार नहीं हुई थी। उस पल एथेंस ने राहत की सांस ली, क्योंकि कानून लागू हो चुका था, प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लोकतंत्र सुरक्षित था। लेकिन इंसाफ उस दिन जेल में ही दम तोड़ चुका था। सुकरात मर गया, लेकिन सवाल बच गया, और वो सवाल हर युग में गूंजता रहा। क्या सही होना ज्यादा जरूरी है या जिंदा रहना? एथेंस ने कानून चुना और सुकरात ने सच। और यही वजह है कि एथेंस इतिहास की किताबों में एक अध्याय है और सुकरात एक पूरी सोच की नींव। दोस्तों, जब कोई इंसान मरता है तो सिर्फ एक शरीर नहीं जाता, एक पूरी दिशा खो जाती है। सुकरात की मृत्यु के बाद एथेंस में सबसे गहरी चीख किसी गली से नहीं आई। वो चीख उस कमरे में थी जहां उसके शिष्य बैठे थे, खामोश, टूटे हुए, अनाथ। सुकरात जमीन पे लेटे थे, शांत, स्थिर। जहर अपना काम कर चुका था। कमरे में कोई सवाल नहीं था, कोई बहस नहीं थी। आज पहली बार उन शिष्यों को सोचने से ज्यादा महसूस करना पड़ रहा था, और ये सबसे कठिन था। शिक्षक चला गया पर सवाल रह गए। सुकरात उन्हें जवाब नहीं देता था, वो रास्ता दिखाता था। अब रास्ता था, लेकिन दिखाने वाला वो नहीं था। अब सवाल थे, लेकिन पूछने वाला नहीं था। ज्ञान जीवित था, लेकिन अकेला हो गया था। कुछ शिष्य रो रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ चुप थे। हर कोई अपनी तरह से टूटा हुआ था। किसी ने सोचा, काश हमने जोर दिया होता। किसी ने सोचा, काश हमने भीड़ से लड़ा होता। लेकिन सबसे ज्यादा जो गूंज रहा था वो था अफसोस। ज्ञान किताबों से नहीं मरता, वो तब मरता है जब उसे जीने वाला कोई नहीं रहे। और उस दिन शिष्यों ने महसूस किया, अब उन्हें सुकरात की तरह
सोचना होगा। बिना सहारे, बिना सुरक्षा, बिना गुरु की आवाज के। अब हर सवाल खतरे के साथ आएगा। अब हर तर्क सजा का कारण बन सकता है, क्योंकि जब गुरु जीवित होता है तो शिष्य सुरक्षित महसूस करता है। जब गुरु मर जाता है तो शिष्य को खुद गुरु बनना पड़ता है। उस कमरे में किसी ने भाषण नहीं दिया, किसी ने कसम नहीं खाई, लेकिन एक चुप समझौता हुआ कि सुकरात यही नहीं रुकेगा, कि सवाल यही नहीं मरेंगे, कि डर अब रास्ता तय नहीं करेगा। अब ज्ञान को कंधों पर उठाना था, अब उसे लिखना था, अब उसे बचाना था, उसे आगे करना था। और यहीं से इतिहास ने करवट ली। दोस्तों, कुछ फैसलों का असर तुरंत नहीं दिखता। कुछ फैसले तालियां नहीं, खामोशी पैदा करते हैं। सुकरात की मौत के बाद एथेंस में भी ऐसे ही खामोशी फैल गई। सुकरात के मरते ही एथेंस में कोई जश्न नहीं हुआ, कोई उत्सव नहीं, कोई राहत नहीं। लोग अपने घर लौट गए, सभा टूट गई, दिन ढल गया, लेकिन शहर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी, क्योंकि अब सवाल बाहर से नहीं आ रहे थे, अब सवाल अंदर से उठ रहे थे। वही अगोरा जहां सुकरात रोज सवाल पूछता था, अब खाली लगती थी। लोग बहस करते थे, लेकिन वो बहसें गहरी नहीं थीं, क्योंकि जिसने सबसे कठिन सवाल पूछे थे वो अब नहीं था। और तभी एथेंस को एक डरावना एहसास हुआ। हमने एक आदमी को नहीं मारा, हमने अपनी अंतरात्मा को चुप करा दिया। इतिहास बताता है कि जिन लोगों ने सुकरात पर आरोप लगाए थे वो खुद लोगों की नजरों में गिरने लगे। कुछ ने शहर छोड़ दिया, कुछ सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ गए, क्योंकि भीड़ का गुस्सा हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन पछतावा धीरे धीरे घर बना देता है। एथेंस ने पहली बार खुद को ईमानदारी से देखा। उसे समझ आया, लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं होता। अगर लोकतंत्र सवालों से डर जाए तो वो भी भीड़ तंत्र बन जाता है। और यही एथेंस की सबसे बड़ी हार थी। कुछ सालों बाद एथेंस में सुकरात की मूर्तियां बनी, उसके नाम पर सम्मान दिए गए, लेकिन ये सम्मान जीवित इंसान के लिए नहीं थे, ये मरे हुए सच के लिए श्रद्धांजलि थी। और इतिहास में ऐसे श्रद्धांजलियां हमेशा देर से आती हैं। एथेंस को किसी देवता ने दंड नहीं दिया, कोई आपदा नहीं आई, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए चली गई, और वो थी नैतिक आत्मविश्वास। अब हर बार जब कोई नया विचार जन्म लेता तो एथेंस पहले डरता और फिर सोचता। सुकरात की मौत के बाद एथेंस तो बच गया, लेकिन कुछ टूट गया। और सुकरात जिसे मार दिया गया था वो हर उस इंसान में जिंदा हो गया जो चुप नहीं रह सका। दोस्तों, जब सुकरात गया तो सवाल रह गए, लेकिन सवालों को जिंदा रखने के लिए सिर्फ याददाश्त काफी नहीं होती, उन्हें लिखना पड़ता है। और यही वह पल था जब एक शिष्य सिर्फ शिष्य नहीं रहा, वो एक संरक्षक बन गया। उसका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने अपने गुरु को एक बात का वादा किया था, अगर आपने बोलकर दुनिया को सोचने पर मजबूर किया है तो मैं लिखकर उसे भूलने नहीं दूंगा। सुकरात ने कभी कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि वो मानता था लिखा हुआ शब्द जिंदा संवाद को कमजोर कर देता है। लेकिन प्लेटो जानता था अगर अब शब्द नहीं लिखे गए तो सवाल मर जाएंगे। प्लेटो ने ग्रंथ नहीं लिखे, उसने संवाद लिखे, जहां सुकरात आज भी सवाल पूछता है, जहां जवाब सीधे नहीं दिए जाते। हर एक संवाद एक अदालत है, जहां पढ़ने वाला खुद जज बनता है। प्लेटो ने सुकरात को मरने नहीं दिया, उसने उसे पन्नों में चलता फिरता रखा। प्लेटो ने एथेंस में अकादमी बनाई। यह कोई स्कूल नहीं था, यह एक प्रयोग था, जहां सवाल पूछना सजा नहीं सम्मान था। और यहीं से सोच को घर मिला कि लिखना पर्याप्त नहीं है, विचारों को ढांचे की जरूरत थी। और यही जगह थी जहां अगला शिष्य कहानी में आता है।
दोस्तों, अगर सुकरात आग था और प्लेटो उस आग की लौ, तो अरिस्तु वो चूल्हा था जिस पर सभ्यता पकी। अरस्तु अपने सपनों में नहीं रहता था, वो पूछता था यह विचार कैसे काम करेगा। अरस्तु ने पहली बार सोच को वर्गीकृत किया, जैसे कि क्या नैतिक है, क्या तार्किक है, क्या वैज्ञानिक है, क्या राजनीतिक है। उसने कहा अगर हम सोच को समझना चाहते हैं तो पहले हमें उसे सिस्टम देना पड़ेगा। अरस्तु ने लॉजिक दिया, उस लॉजिक से विज्ञान पैदा हुआ और उस विज्ञान से दुनिया बदली। आज जब कोई कहता है सबूत दिखाओ, कारण बताओ, निष्कर्ष निकालो, तो वो अरस्तु की भाषा बोल रहा है। अरस्तु ने कहा इंसान एक सामाजिक प्राणी है। यहीं से राजनीति की नींव पड़ी, यहीं से राज्य कानून और शासन की सोच बनी। उसने नैतिकता को भावना से नहीं, तर्क से जोड़ा। यहां समझने वाली बात यह है दोस्तों, सुकरात एक आदमी था, प्लेटो एक आवाज बना और अरस्तु एक ढांचा। और जब जब आवाज को ढांचा मिल जाता है तो वो सभ्यता बन जाती है। सुकरात मरा, लेकिन सवाल बचा। प्लेटो ने उसे शब्द दिए और अरस्तु ने उसे दिशा दी। और आज हम जिस दुनिया में सोचते हैं वो इसी 3 पीढ़ियों की विरासत है। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए इतिहास की किताब बंद कीजिए। कल्पना कीजिए अगर सुकरात आज जिंदा होता तो क्या वो किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होता? क्या वो टेड टॉक देता? क्या उसके लाखों फॉलोअर्स होते? क्या वो सोशल मीडिया पर फेमस होता? शायद नहीं, क्योंकि सुकरात भीड़ के साथ चलने वालों में से कभी नहीं था। आज का एथेंस कोई एक शहर नहीं है। आज का एथेंस हमारी पूरी दुनिया है, जहां बोलने की आजादी है लेकिन सोचने की नहीं, जहां ओपिनियंस बहुत हैं पर समझ कम है, जहां सवाल पूछने वाले से पहले पूछा जाता है तुम हो कौन। अगर सुकरात आज पूछता क्या जो वायरल है वही सच है? क्या मेजॉरिटी हमेशा सही होती है? क्या सफलता का मतलब नैतिकता छोड़ देना है? क्या हम सोच रहे हैं या बस रिएक्ट कर रहे हैं? तो क्या होता? शायद उसे कहा जाता निगेटिव मत बनो, सिस्टम खराब मत करो, इतना डीप सोचने की जरूरत नहीं है। आज सुकरात को जहर नहीं दिया जाता, बल्कि आज उसे चुप करा दिया जाता। उसकी बातों को प्रॉब्लमैटिक कहा जाता, उसके सवालों को इररिलेवेंट बताया जाता, क्योंकि हर युग की सत्ता एक बात से डरती है और वो है असहज सवालों से। एक चीज आज भी वही है जो 2500 साल पहले थी। सच अब भी असुविधाजनक है, और जो इंसान सच के साथ खड़ा होता है वो आज भी अकेला पड़ जाता है, सुकरात की तरह। अगर सुकरात आज हमसे बात करता तो शायद वो ये नहीं पूछता कि तुम किस पार्टी से हो, वो ये नहीं पूछता कि तुम्हारा धर्म क्या है। वो बस एक सवाल पूछता, क्या तुमने कभी अपनी सोच पर सवाल उठाया है? और शायद सबसे आखिरी सवाल ये होता, अगर सच बोलने की कीमत तुम्हारी सुविधा हो तो क्या तुम सच बोलोगे? यहीं पर हर इंसान अपने अपने भीतर अदालत के अंदर खड़ा हो जाता है। सुकरात आज भी जिंदा हो सकता है, किसी शरीर में नहीं, किसी साहस में। और हर बार जब कोई इंसान भीड़ के खिलाफ शांत स्वर में पूछता है, लेकिन क्या हम सच में सही हैं? उस पल सुकरात फिर से जन्म लेता है उस इंसान की चेतना में। सुकरात कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक चेतावनी था, वो एक कसौटी था, वो एक सवाल था। और सवाल दोस्तों, सवाल कभी मरते नहीं, सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। धन्यवाद।